फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है फार्म लॉज रिपील्ड आफ्टर द मेल्टडाउन, अ बैलेंस्ड व्यू। चलो देखते हैं क्या है भाई। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। ये तो बहुत difficult। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। ये भी US में आज नहीं मुझसे है। जुड़ने के लिए, आज का ये लोगों से एपिसोड पता देखने चला के लिए था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो भाई, ये जो फार्मर लॉज पास हुए थे वो अब ऑफिशियली फार्मर लॉज बन चुके हैं। तो मैं इस पूरे सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करने के पहले एक दो दिन वेट करना चाहता था, क्योंकि इन कानूनों के रिपील होने के बाद जो मैंने रिएक्शंस देखे हैं वो मेनली दो तरह के रिएक्शंस हुए हैं। पहला रिएक्शन ये हुआ है कि भाई जो बीजेपी वोटर हैं, जो बीजेपी सपोर्टर हैं, उनकी हालत बेसिकली मुन्ना भाई MBBS के आनंद भाई जैसी हो गई है। सब्जेक्ट इसी हालत में पिछले 12 साल से है। हमारी तो कोई नहीं हुई। न बोल सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। कुछ वोटर्स तो इतने नाराज हैं कि अपने आप को कोस रहे हैं कि क्यों 2014 में जाकर मैंने इस पार्टी को वोट दिया। ये तो कमेंट्स हमारे भी आ रहा था। मैं आगे से नहीं दूंगा तो भैया वोट। मोदी को ये समझती है, लेकिन राइट विंग आजकल मोदी को ये समझने लगी है। लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि भाई मोदी तो किसी काम का है नहीं, इससे अच्छे तो नरसिम्हा राव थे, इससे अच्छे तो वाजपेयी थे इस समय पर। लेकिन देखिए जरा शाहीन बाग की दादी के बारे में भी सोचिए। वो भी सोच रही होंगी कि यार मैंने इतने दिन प्रोटेस्ट किया, तुमने यार फार्मर्स लॉ वापस ले लिया, हमारा कानून वापस नहीं लिया। ये क्या है? ऐसा भी क्या उस लौंडे में जो मुझ में नहीं है। सानिया मिर्जा कट्टा दुनिया जान मारेला। तो एक तरह का रिएक्शन तो ये है। दूसरे तरह का रिएक्शन उन लोगों का है जो सोच रहे हैं कि भैया ये तो मास्टर स्ट्रोक है। ये तो मोदी ने तो हमने ऐसा सुना है। डिसीजन लिया है जिससे कि ऑपोजिशन पूरी तरह से हिल गया है, तबाह होने वाला है। सही बात है, आप खुद देखिए, जिस दिन मोदी ने ये कानून हटाए थे उस दिन डेट क्या थी? 19/11/2021। 19 + 11 + 20 + 2 + 1 = 53। कानून कितने रिपील हुए? 3। 53 + 3 = 56। यानी मास्टर स्ट्रोक। टीवी चैनल्स भी देखिए इस मामले में कुछ खास हेल्पफुल नहीं हो रहे हैं। आज हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। ये क्या? तो कुछ नहीं बताएंगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि भैया हुआ ये है कि देखिए मियां खलीफा या रिहाना जी ने प्राइवेटली कॉल किया है मोदी जी को और लगता है मोदी जी उनकी आवाज सुन के डगमगा वो गए। ये मत दिखाओ। कौन सही है? क्या है सच? क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर क्या मोदी एकदम यूजलेस बेकार आदमी है? देखिए मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें सच नहीं है। मेरे थॉट्स इस पूरे सिचुएशन पे इस प्रकार है। मैं ये मानता हूं कि ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन किया गया है नेशनल सिक्योरिटी के लिए और इलेक्शन में मदद के लिए। ये डेमोक्रेसी की जीत नहीं है, ये डेमोक्रेसी की एक टेम्पररी हार है। फार्म लॉस पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। एक ना एक दिन ये लॉज वापस जरूर आएंगे। फार्म लॉस के रिपील होने का मतलब ये नहीं कि CAA और 370 को भी रिपील किया अब तो ये जाएगा। इस शुरू हो पूरे गया था। सिचुएशन के सबसे बड़े विनर हैं अमरिंदर सिंह। इस सिचुएशन के सबसे बड़े लूजर हैं इंडिया का टैक्स पेइंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन और भारत की पुलिस। नरसिम्हा राव और वाजपेयी मोदी से अच्छे नहीं थे और ये फार्म लॉज रिपील होने के बावजूद आज भी इंडिया के लिए बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से बीजेपी ही। पहली बात देखिए, ये कोई पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक नहीं है। इसको मास्टर स्ट्रोक बोलना गधे के ऊपर मेकअप लगा के उसको ऐश्वर्या राय बोलने के बराबर है। देखिए मेरे हिसाब से ये एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है बीजेपी ने नेशनल सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए और आगे के इलेक्शंस जीतने के लिए। मोदी ने जो स्पीच दी थी पब्लिक को, उसमें मोदी ने ये कभी भी नहीं कहा कि ये कानून गलत है या खराब है। मोदी जी ने ये कहा कि भाई इस कानून को लेकर हम अपने किसानों को कन्विंस नहीं कर पाए। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। और ये डिसीजन लिया गया है नेशनल इंटरेस्ट में। उन्होंने हम सबकी तरह देखा है कि इन प्रोटेस्ट में किस तरह से कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो थे वो घुस गए थे।
और इन प्रोटेस्ट को इन्फ्लुएंस करने लग गए थे। हमने ये भी देखा है कि इस तरह के जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे उनको ऑपोजिशन पार्टी से भी सपोर्ट मिल रहा था और ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स कोशिश कर रहे थे कि खालिस्तान का इशू उठाया जा सके और पंजाब को वापस 80s के दशक में ले जाया जा सके। ये तो इतनी का है ये इंदिरा ठोक दी मोदी की शादी में। मैं अपने 15 साल जीवन में बंबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਟਾਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਫਿਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। और देखिए इस समय पर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग पोजीशन में है जो कि कल के कल पंजाब को खालिस्तानी और पाकिस्तानियों को बेच देंगी सीएम की कुर्सी के लिए। आज देखिए सिद्धू जो है इमरान खान को अपना बड़ा भाई बोल रहा है। भैया इमरान खान की भी हालत बाहुबली जैसी हो गई होगी। वो भी सोच रहा होगा कौन है ये कांग्रेस पार्टी, जिन लोगों से मैं अनजान हूं उनका मैं भगवान कैसे बना हुआ हूं। सिद्धू ने तो ये भी कहा है कि पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर, जिस बॉर्डर से इतने ड्रग्स पंजाब में आ रहे हैं, जिस बॉर्डर से इतना टेररिज्म पंजाब में आ रहा है, उस बॉर्डर को पूरी तरह से खोल देना चाहिए। अरे भैया एक बात समझ लीजिए कि ये पार्टियां जो हैं ये पंजाब में पावर में रहने के लिए अगले 20 साल तक पंजाब को जलाने को तैयार है। देखिए आप अग्री करें या ना करें, मैं अग्री नहीं करता हूं, लेकिन बीजेपी ने ये डिसाइड किया है कि अगले 20 साल तक वो पंजाब को जलते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि ए पंजाब, ए हरियाणा एंड ए यूपी विद बीजेपी इज बेटर देन अ पंजाब, अ हरियाणा एंड अ यूपी विदाउट बीजेपी। ये बात याद रखनी भी जरूरी है कि पंजाब में सिर्फ सिख इस कानूनों का विरोध नहीं कर रहे हैं, पंजाब में कुछ हिंदू भी हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, हरियाणा में भी कुछ हिंदू इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वेस्टर्न यूपी के जाट हिंदू भी इस कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो जिस समय पर बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर हिंदू कम्युनिटी को एकजुट करना चाहती है, उस समय पर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इस फार्म कानूनों की वजह से हिंदुओं को फिर से कास्ट के बेसिस पर डिवाइड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फार्म लॉज रिपील होने की वजह से डेमोक्रेसी की जीत हुई है। जिस बल प्रदर्शन के बूते पे ये बिल लाया गया था पार्लियामेंट में, किसानों ने शांतिपूर्ण बल प्रदर्शन के वजह से ही आज ये बिल पार्लियामेंट में अब वापस होने वाला है। किसानों ने शांतिपूर्ण बल प्रदर्शन के वजह से ही आज ये बिल पार्लियामेंट में अब वापस होने वाला है। देखिए भैया ये तो ऐसा डिल्यूडेड आदमी है कि जिन जिन लड़कियों ने इनको वैलेंटाइंस डे पे रिजेक्ट भी किया था उनको शायद आज तक ये अपनी गर्लफ्रेंड मानते हैं। ऐसे लोगों को तो दिन का समय कम्युनल लगता है क्योंकि दिन के समय पर इस्लाम के चांद और तारे नहीं दिखते हैं। देखिए भैया कंफ्यूजन में मत आइए, डेमोक्रेसी की ये भले ही टेम्पररी हार हो लेकिन हार जरूर हुई है, क्योंकि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में ये एक बहुत खराब एग्जाम्पल सेट करता है इंडिया के लिए। आगे से लोगों को पता है कि कोई भी कानून अगर पास होता है इंडिया में जो उनको पसंद नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको सड़कें ब्लॉक करनी चाहिए, उनको दंगे करने चाहिए, उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी तोड़नी चाहिए, उनको अपने हिंदू भाइयों और बहनों को इंसल्ट करना चाहिए, उनको इंडिया के नेशनल फ्लैग को इंसल्ट करना चाहिए, तब शायद गवर्नमेंट जो है इन कानूनों को वापस ले ले। तो दंगाइयों को तो इस रिपील से बहुत खुशी हो ही रही होगी, उसके ऊपर से बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाहर के जो लोग हैं, उनको भी इस बात की खुशी है कि भैया हम लोग इंडिया में दखलंदाजी करके गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। इस खतरे को ऑलरेडी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है। उसके ऊपर से इन फार्म लॉज के रिपील होने की वजह से योगेंद्र सिंह जैसे आंदोलन जीवियों की भी नौकरी बच गई है। देवा 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 मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो एटलीस्ट तैयार हो जाइए कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ग्रेटा जैसे लोगों की, टेरर सिंपथाइजर गुरमीत सिंह जैसे लोगों की और समाज सेविका मियां खलीफा जैसे लोगों की इंटरफेरेंस इंडिया में और बढ़ने वाली है। तीसरी बात इसमें यह है कि देखिए भैया फार्म लॉज जो है वो परमानेंटली खत्म नहीं हुए, किसी ना किसी रूप में फिर से है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी अब ये होनी चाहिए कि जिस स्टेट्स में एपीएमसी ऑलरेडी हटाए गए हैं, जिस स्टेट्स में उनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट है, उस स्टेट्स के एग्रीकल्चर को ग्रो करें, उस स्टेट्स में फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएं, ताकि पंजाब के फार्मर्स भी उन स्टेट्स को देखें और देखें कि भैया अरहटियों के हटने की वजह से एक्चुअली हमको फायदा होने वाला है। और फिर धीरे धीरे बीजेपी का ये कोशिश रहनी चाहिए कि पंजाब में गवर्नमेंट बने, नेशनल लेवल पर करने के बजाय स्टेट बाय स्टेट इन फार्म लॉज को इंप्लीमेंट किया जाए और एपीएमसी को हटाया जाए। अगला सवाल ये आता है कि फार्म लॉज रिपील होने के बाद क्या सीए और 370
370 भी हटाए जाएंगे, क्योंकि भाई अब इनको हटाने की भी मांग आने लगी है। हमने ऑलरेडी देखा है कि भैया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास होने के ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन इसको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। सीए के साथ तो गवर्नमेंट उस तरह से बर्ताव कर रही है जिस तरह से बाबू राव अपने कर्जा वालों के साथ बर्ताव करते थे। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। संडे को संडे को मस्त नहा धो के तो क्या कल को ये कानून भी हटाए जाएंगे? देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए सीए और 370 जो है वो सिविलाइजेशनल इश्यूज है, कल्चरल इश्यूज, और लोगों के लिए ये दोनों इश्यूज जो थे वो बहुत हाई प्रायोरिटी इश्यूज थे। बीजेपी के लिए भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत हाई प्रायोरिटी इश्यूज थे। देखिए एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि सीए और 370 जो है वो कल्चरल इश्यूज है, इसलिए वो इमोशनल इश्यूज है, जबकि फार्म लॉज जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज है, इसलिए वो रैशनल इशू है। इंडिया के लोगों के लिए उतना बड़ा इमोशनल इशू नहीं है। और हम सब ये जानते हैं कि लोग ज्यादातर इलेक्शंस में इमोशंस के ऊपर वोट करते हैं, रैशनैलिटी के ऊपर वोट नहीं करते। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि इन कानूनों को हटाया जाएगा। सीए भले ही चेंज हो, क्योंकि देखिए सीए हम सब जानते हैं कि इनकम्प्लीट कानून है। सीए को चेंज करके फ्यूचर रेफ्यूजीज को भी इंक्लूड करना जरूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कानून को हटा दिया जाए। फिर सवाल आता है कि इस पूरे सिचुएशन का सबसे बड़ा विनर कौन है? देखिए मेरे हिसाब से इस पूरे सिचुएशन का सबसे बड़ा विनर है अमरिंदर सिंह। हमने ऑलरेडी देखा है कि अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, और अमरिंदर सिंह ने इन कानूनों को रिपील होने के बाद बीजेपी और मोदी की तारीफ भी की है। What's happened is something wonderful has happened. This has been exactly 1 year since this agitation started, and so many talks have been going on, and eventually the government has decided. And I think the biggest thing that was happened is that the Prime Minister apologized. Now I've never heard of a national leader like this apologizing for this, but he's apologized, and the farmers should be very happy today. तो एक चांस है कि आने वाले पंजाब के इलेक्शन में अमरिंदर सिंह और बीजेपी के बीच में कोई गठबंधन के या अग्रीमेंट के चांसेस हो, और कुछ न कुछ करके कांग्रेस को पंजाब में जीतने से रोका जाए। क्योंकि देखिए जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि पंजाब बिना कांग्रेस और बिना आम आदमी पार्टी के बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बिना खालिस्तानी भी कमजोर होते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि पंजाब के लिए अमरिंदर सिंह बेस्ट है, क्योंकि अमरिंदर सिंह की मैं हमेशा से रिस्पेक्ट करता हुआ आया हूँ। क्योंकि देखिए अमरिंदर सिंह के बारे में कुछ भी बोलिए, एक बात तो तय है कि वो हमेशा प्रो इंडिया रहे हैं, हमेशा इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंड करते हैं, और कभी भी खालिस्तानियों को पंजाब पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। You know, this is, they never let me go to speak there. When I was in America, and next I was to go to Canada, but this Khalistani lobby got together, all these surgeons and the others. I'm not going to meet him. He's coming to Punjab. Somebody can. The surgeon means a defense minister. You will not meet him when he comes to Punjab. No, I will not. No, I'm not going to go. I'll put some minister in charge. You will not meet him. And on principle. I'll tell you on a matter of principle. I don't agree on this. There are 5 ministers there who are Khalistanis. Right. And I'm not interested in meeting any Khalistanis. तो इस पूरे सिचुएशन के सबसे बड़े विनर हैं अमरिंदर सिंह, लेकिन इस सिचुएशन के सबसे बड़े लूजर हैं इंडिया का टैक्स पेइंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन। क्योंकि भैया देखिए उसको पता चल गया है कि अगले 2-3 साल तक उसकी सारी सड़कें ब्लॉक होने वाली है, उसकी सारी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होने वाली है, उसके घरों के सामने दंगे होने वाले हैं। तो मुझे उनके लिए बुरा लगता है। मुझे बुरा लगता है उस लड़की के लिए जिसको इस प्रोटेस्ट में सेक्सुअली हरास किया गया। मुझे बुरा लगता है लखबीर सिंह और उसकी फैमिली के लिए। मुझे बुरा लगता है विशाल जूड़ के लिए जिसने भारत की इज्जत की रक्षा करने के लिए खालिस्तानियों से लड़ाई की। मुझे बुरा लगता है इंडियन पुलिस के लिए जिसको पता है कि अगले 2-3 साल तक उनकी वाट लगने वाली है, क्योंकि जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे डंडे उनको पड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करने के बजाय प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करेगी, क्योंकि पुलिस के पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, प्रोटेस्टर्स के पास पॉलिटिकल पावर है। बेसिकली अगर गवर्नमेंट जेठालाल है तो पुलिस दया है और प्रोटेस्टर्स बबीता जी हैं। और मुझे बुरा लगता है उन किसानों के लिए जो लोग इन फार्मर लॉज को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि इंडियन स्टेट जो है वो पंजाब के फार्मर्स के साथ वही कर रही है जो किम कार्दाशियन जी ने अपने टेप में किया था। तो क्या इसका मतलब हुआ कि वाजपेयी और नरसिम्हा राव मोदी से बेहतर थे? देखिए ये भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं आपको रीसेंसी बायस नाम के एक कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाना चाहता हूँ। Have you ever heard the term, you're only as good as your last game? You're only as good as your last match? You're only as good as your last cheeseburger? Well, what does this suggest? This suggests that your most recent actions are also very important, and people will place a lot of emphasis on your recent actions and your recent performance. And it appears that compared to past performances, your recent performance may have some extra weight to it. This also has a name,
And this is called the recency bias. देखिए, इस समय पर हम सब इस रिसेंसी बायस से सफर कर रहे हैं। हमने देखा कि बीजेपी ने फार्म लॉस के मुद्दे में क्या किया, लेकिन हम ये भूल गए कि यही बीजेपी है जिसने 370 हटाया था, जो सीएए लेकर आई थी, जिसके राज में राम मंदिर बना, जिसके राज में 377 डिक्रिमिनलाइज हुआ, जिसके राज में ट्रिपल तलाक हटा, जिसके राज में एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया गया। तो एक चीज हम इस गवर्नमेंट के बारे में कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट अडेप्टेबल है। आप वाजपेयी जी की बात कर रहे थे, वाजपेयी जी हमेशा अपने उसूलों पर खड़े रहे, लेकिन हुआ क्या? हार गए। नरसिम्हा राव जी हमेशा अपने उसूलों पर खड़े रहे, लेकिन हुआ क्या? हार गए। क्या आप भी यही चाहते हैं कि कल को बीजेपी हारे और कांग्रेस पार्टी वापस आ जाए? भूल गए कि इंडिया का क्या हाल था कांग्रेस पार्टी के राज में? देखिए, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि आप बीजेपी से इस समय पर नाराज हैं। मैं भी नाराज हूं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैं क्यों नाराज हूं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इस समय पर इंडिया में सिर्फ एक प्रो इंडिया और प्रो हिंदुत्व पार्टी है, और वो है बीजेपी। क्या हमें अपने पॉलिटिकल लीडर से बेटर स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट करने चाहिए? 100%। क्या बीजेपी को बेटर स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए? 100%। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या इस समय पर इंडिया के पास एक बेहतर ऑप्शन है? नहीं। मैं भी चाहता हूं कि इंडिया के पास बीजेपी के अलावा भी एक प्रो इंडिया और प्रो हिंदुत्व ऑप्शन रहे, लेकिन हमारे पास इस समय पर क्या ऑप्शन है? कांग्रेस पार्टी। हम तो हमेशा ही बोलते हैं कोई और है, कांग्रेस पार्टी, जो कि कल के कल पंजाब को खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों को बेच देगी सीएम की कुर्सी के लिए। देखिए, इस डिसीजन से भले ही सिख बीजेपी को एक्सेप्ट ना करें, और मुझे नहीं लगता कि आज या कल में वो बीजेपी को एक्सेप्ट करने भी वाले हैं, लेकिन अगर पंजाब को स्टेबलाइज करना है, अगर पंजाब से ये खालिस्तान का भूत हटाना है, तो पंजाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी हटाना पड़ेगा। वहां पर गठबंधन में ही सही, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, एक बीजेपी का बेस बिल्ड करना पड़ेगा, शाखाएं खोलनी पड़ेंगी, और एक ऐसा पंजाबी वोट बेस डेवलप करना पड़ेगा बीजेपी के लिए, जो कि हमेशा पंजाब को डिफेंड करने के लिए खालिस्तानियों के खिलाफ खड़ा रहने को तैयार रहे। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू यू, इज a Punjab, a Haryana and a UP with BJP better than a Punjab, Haryana और उत्तर प्रदेश without BJP? इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंडिया की यूनिटी के लिए क्या बेहतर है? अगर कल को सिखों को इंडियन सिविलाइजेशन में एक पार्टनर बनाया जाए जो पूरे इंडिया के साथ डट कर खालिस्तानियों का सामना कर सके, ये अच्छी चीज है कि खराब चीज है? देखिए, आपकी तरह आज मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन मैं आपके ओपिनियंस जानना चाहता हूँ इस मुद्दे पर। आप क्या मानते हैं? क्या आप इस डिसीजन से एग्री करते हैं, नहीं एग्री करते हैं? आपको क्यों लगता है कि बीजेपी ने ये डिसीजन लिया है? तो फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो था जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई बहुत अच्छी तरह किया है कि जो डिसीजन था वो मजबूरी में कोई रीजंस की वजह से लिया, नहीं तो कभी नहीं लेने वाले थे, क्योंकि शुरू से उन्होंने कहा था कि ये तो फार्मर्स के लिए जो बनाया है लॉ, ये तो होगा ही होगा। बहुत ही उन्होंने कहा था नहीं हटेगा। वो तो जैसे बता रहे हैं ना कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से उनको दिखा कि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि इंटरनेशनल वहां से भी बड़े सारे वो प्रेशर आके उन्होंने उसको हैंडल करने के लिए अपने बहुत ऐसे कुछ बनाए हुए थे प्लान्स, कि वो जब वो सुने हैं तो उनको लगा कि भाई हमारी जो वो है कि हमने बोला कि नहीं होना और उसके ऊपर हम रहे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री, हमारा देश है। तो देश की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और उस वजह से जो है मोदी जी आए, उन्होंने ये नहीं देखा तो मेरी हार होगी, नहीं मैं तो ये करके रहूंगा या उस टाइप से। अगर कोई और पार्टी में कोई और होता प्राइम मिनिस्टर, वो कहता मैं तो नहीं हटाता, कर लो जो करना है। तो उन्होंने पर अपनी कंट्री को पहले डाला और खुद आके माफी मांगी। वो उनका बड़प्पन है, एक लीडर का बड़प्पन है कि अपनी जो भी उनको लगा कि जबकि मैं ठीक हूं, मेरे हिसाब से इसमें कोई गलती नहीं है, ये अच्छाई के लिए मैंने किया है, फिर भी वो आके उन्होंने कहा हम हटा रहे क्योंकि कंट्री के लिए ये अभी ठीक नहीं है, जो कंट्री के लिए बेस्ट है वही करेंगे। और उन्होंने खुद कहा कि भाई मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि फार्म इस बिल में कोई गड़बड़ है, उन्होंने कहा कि गलती ये हो गई कि उसको समझाना, उसकी अच्छाइयां जो है उसको पूरा हम बता नहीं पाए लोगों के ऊपर। वो तो बताने की तो उन्होंने बहुत कोशिश की, पर जो भी कर रहे थे वो सुनने को तैयार नहीं थे, उनको वो प्रॉब्लम तो ये थी। पर ऑब्वियसली जैसे कह रहे हैं कि बिल आएगा तो जरूर, और टाइम पे मोदी जी सब बताएंगे भी। और जैसे कह रहे हैं पंजाब में अगर हमको अपनी कंट्री सेफ, स्ट्रॉन्ग और आगे करनी है तो डेफिनेटली पंजाब में बीजेपी की गवर्नमेंट आनी चाहिए, जैसे वो बोल रहे हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। तो अभी पॉइंट ये है कि बीजेपी ने दिखाया है कि वो काफी अडेप्टेबल और काफी स्मार्ट पार्टी है। बिल्कुल, उसको पता है कि कहाँ रिपील करना जरूरी था, और इसीलिए मेरे ख्याल से उनको गेम खेलनी आती है। अच्छी बात तो ये उनको दिखा कि वहां पर जो है अगर खालिस्तान की प्रॉब्लम आ रही है और ऑपोजिशन उसका फायदा उठा रहा है और सत्यानाश करेगा पूरे स्टेट को, तो उन्हें क्या रिपील कर दो। नेशनल सिक्योरिटी उनको ये भी समझ आ गया कि जहाँ जहाँ हमारी गवर्नमेंट है
वहां पे ये सब चीजें आएंगी। जहां जहां हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ऑपोजिशन के पास जो भी लाओगे उसको अपोज करेगी। ऑपोजिशन अब इतनी छोटी हो चुकी है कि ऑपोजिशन के पास सिर्फ एक ही चीज है कि जो आप लेके आओगे उसको रिपेल करना है। उसको मिस इन्फॉर्म पहले उसका बहलाना है कि इसकी गलत खबरें करके लोगों को, यहाँ तक कि बाहर से लोग ले आए, जो भी ले आए, ट्रू फार्मर जिसको नॉलेज शायद नहीं है, वो नहीं समझ पाया, या जो भी रीजन था, एक रीजन खालिस्तान का था, एक रीजन मैं कहता हूँ फार्मर को समझ नहीं आया या उनके ऊपर प्रेशराइज किया गया। नेट रिजल्ट ये है कि पता चल गया बीजेपी को कि जहां पे हमारी गवर्नमेंट नहीं है वहां हम ज्यादा सुधार नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स वो अपने एरियाज में सुधार करते जाएंगे जिससे दूसरों को ये देखकर महसूस हो कि हम गलत पार्टी के साथ हैं, हमारा लॉस हो रहा है। तो अच्छी बात है, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई है कि ठीक है, एक बात है कि हमारे ये फंडामेंटल्स हैं, मगर जहां पे लग रहा है कि फंडामेंटल्स रखने से देश का ओवरऑल ज्यादा लॉस होता है, फंडामेंटल हटा लो और किसी और शेप से वापस लेके आओ। तो सभी जो है उन अपने स्टेट्स में वो इम्प्लीमेंट करेंगे। जिन स्टेट्स में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, पहले उन स्टेट्स को जीतेंगे, फिर वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से बीजेपी ने ये कार्य किया है। तो वेरी नाइस। चलो फ्रेंड्स, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।